ड्रामे की स्टार्टिंग में शाह और जी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। जी के फ्रेंड कहते हैं कि जी अभी तक क्यों नहीं आया है। तब दूसरा फ्रेंड कहता है कि थोड़ा वेट करो, भाभी यहीं पर है, वो जरूर आएगा। इस शहर में हर कोई जानता है कि वो भाभी से कितना प्यार करता है। प्रेक्षकों में दिखाते हैं कि शाह जी की न्यूज देख रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हाफ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा देर रात होटल में एक लड़की के साथ रुका हुआ था। प्रेजेंट में वो उसके दोस्तों से खाना का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तभी फोन पे उसे एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है। तब शाह का बेटा उससे कहता है कि आज आप इतनी सैड क्यों लग रही हैं। शाह कहती है कि मैं सैड नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। तभी वह जीरेन के साथ होटल में एंट्री करता है। शोएब अपनी मम से कहता है कि डैडी आ गए हैं, चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। जैसे ही जीरो में एंट्री करता है तो उसके फ्रेंड उसे एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। रैन कहती है कि वाओ, तो तुमने मेरे लिए एक वेलकम पार्टी भी रखी थी। जी कहता है कि हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसके बाद जी के फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम्हारी और रैन की मुलाकात कैसे हुई थी। जी कहता है कि बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रैन ने ही मुझे बचाया था। तब उसके फ्रेंड कहते हैं तो अच्छा, इसलिए तुम रैन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हो। शाम बार खड़े खड़े ये सब सुन लेती है। वो अपने बेटे से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। घर आकर वो अपनी ज्वेलरी को देखने लगती है और कहती है कि सबको जी एक अच्छा हस्बैंड लगता है और उसके बेटे की नजरों में भी वो एक अच्छा फादर है, पर उसने मुझे चीट किया है। तभी वह उसका हस्बैंड आकर उसे किस करने लगता है। शाह कहती है कि मैं तुम्हारे और रैन के बारे में सब कुछ जानती हूँ और वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जी कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और तुम मुझसे डिवोर्स मांग रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रैन मेरी सेवियर है। शाह कहती है तो तुम उसका एहसान चुकाने के लिए उसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर लेकर आ गए। तुम्हारे उसके साथ होटल में रहने की सारी पिक्चर हर जगह अवेलेबल है, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़ों पर भी उसके लिपस्टिक के निशान हैं। फिर वो उसे डिवोर्स की शर्तें दिखाती है। जी कहता है तो तुम मुझसे मेरा बेटा और मेरी आधी प्रॉपर्टी लेना चाहती हो, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। शाह कहती है कि मेरी रिक्वेस्ट तो लीगली है, पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए तुम बच्चे की कस्टडी के लायक नहीं हो। जी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी वाइफ की पोजीशन को कोई भी हिला नहीं पाएगा, तुम हमेशा एक रिच लेडी बनकर रहोगी। शाह कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। जी कहता है कि तुमने 10 सालों से एक पैसा भी नहीं कमाया है, फिर तुम मेरे पैसे क्यों लेना चाहती हो। शाह कहती है क्योंकि मैंने 10 सालों तक तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की देखभाल की है। जी कहता है पर हमारे पास कोई भी मैरिटल प्रॉपर्टी नहीं है, डिवोर्स के बाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, तो तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो। शाह कहती है क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। फिर वो दोनों कोर्ट में डिवोर्स की एप्लीकेशन देने आ जाते हैं। बाहर निकलकर जी शाह से कहता है कि तुम्हारी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है, उनका मेडिकल बिल कोई छोटी रकम नहीं है। तभी शाह को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिस्टर हाउ ने आपकी मॉम के मेडिकल बिल का खर्चा रोक दिया है। जी उससे कहता है कि 10 साल की शादी के बाद तुमने एक पैसा भी नहीं कमाया है, क्या तुमने कभी किराए के घर में रहने के बारे में सोचा है। बच्चे को पालने की बात तो दूर की बात है, सिर्फ ईमानदारी से लाइफ नहीं चल सकती, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगी। शाह कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। जी कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम रोते हुए मुझसे बैक करने आओगी। इसके बाद शाह हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे उसकी मॉम का मेडिकल बिल 1 मिलियन बताते हैं। शाह उनसे कहती है कि आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे भर दूंगी। इसके बाद शाह जी के घर पर अपनी सारी ज्वेलरी को पैक करने लगती है। रैन उन ज्वेलरी को देखकर कहती है कि ये सब तो तुम्हें जी ने ही दिलाए थे ना, तो ये सब ज्वेलरी जी की हुई। जी कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने नहीं सोचा था कि इसे लोगों की ज्वेलरी चुराने की आदत है, जल्दी से मेरी सारी ज्वेलरी को बाहर निकालो वरना मैं पुलिस से कहूँगा कि मेरे घर में चोरी हो गई है। शाह कहती है कि ये मेरी डेरी की ज्वेलरी है, ये तुम्हारी कैसे हुई। जी कहता है कि तुमने इन सारी ज्वेलरी को मेरे कार्ड से खरीदा है, तुम ये साबित कैसे करोगी कि इसे मैंने तुम्हें दिया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे डिवोर्स लेकर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पर अगर तुम इन ज्वेलरी को बेचकर अपनी लाइफ जीना चाहती हो तो तुम्हें ये रैन से पूछना होगा। अगर वो
अग्री हो गई तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, क्योंकि रैन ही अब से इस घर की मालकिन है। रैन कहती है कि मैं तुम्हारी दी हुई चीजों को पैसों की कमी की वजह से कभी नहीं बेचती, क्योंकि तुमने ये बहुत प्यार से खरीदे हैं। जी शाओ से कहता है क्या तुमने सुन लिया? तो शाओ अपने बैग से सारी ज्वेलरी निकालने लगती है और जी से कहती है कि बाकी की ज्वेलरी को मैंने अपने कार्ड से खरीदा था, तुम्हें इसे रखने का कोई हक नहीं है। जी कहता है कि जाने से पहले मेरा कार्ड लौटाती जाओ। तब शाओ अपने आंसू पोंछते हुए इसका कार्ड लौटा देती है। तभी वह शाओ का बेटा आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप लगेज के साथ क्या कर रही हैं? जी कहता है कि वो लगेज मेरा है, क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। रैन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो जी की मॉम को कॉल करके कहती है कि मुझे शुई के बारे में आपको कुछ बताना है। इसके बाद जी की मॉम शाओ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को यहाँ से ले जाने की। जी के डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, फिर तुम उसे क्या खिलाओगी? शाओ कहती है कि मेरे पास पहले कोई जॉब नहीं थी, क्योंकि मैं घर का काम करती थी। कोई भी मुझे घर के काम करने के लिए पैसे नहीं देता था। अब मैं नौकरी करूंगी तो कोई मुझे पैसे देगा। जी की मॉम कहती है तो क्या हुआ, वो पैसा सुई के कपड़े खरीदने के लायक भी नहीं होगा। शाओ कहती है कि मैंने सिर्फ उसकी कस्टडी ली है, उसके फादर अभी मरे नहीं है। मैं जी को उस पर पैसा खर्च करने से नहीं रोकूंगी। जी की मॉम कहती है तो अच्छा, आखिर में तुम सुई का यूज करके पैसे बनाना चाहती हो, तुम उसकी मॉम कहलाने के लायक नहीं हो। शाओ कहती है कि मैं उसके धोखेबाज डैड से तो कई गुना बेहतर हूँ। जी के डैड कहते हैं कि चीटिंग करने से क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। शाओ कहती है कि इसलिए मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ, ताकि आज जैसे लोग उसे गुमराह न कर पाए। तब जी के डैड उस पर हाथ उठाने लगते हैं। तभी वह जी आकर कहता है कि मेरा फैमिली मैटर है, आप लोग इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? उसके डैड कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी को कैसे पाला है जो मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही है? जी कहता है कि पाला तो आपने भी मुझे है, तो क्या मैंने कोई टिप्पणी की? उसकी मॉम कहती है कि तुम इस बेवकूफ लड़की के लिए अपने डैड से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जी कहता है कि शाओ और मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरी वाइफ है। जी की मॉम कहती है कि अगर शू इसके साथ रहेगा तो कल को वो किसी और को डैड कहने लगेगा, तब तुम क्या करोगे? जी कहता है कि जब वो बड़ा होगा तो उसे एक अमीर फादर और गरीब माँ में फर्क समझ आ जाएगा, तब उसे पता चल जाएगा कि उसे किसे चूज करना चाहिए। शाओ कहती है कि मैं अपने बेटे को खुद से पालूंगी, तुम सिर्फ उससे कभी कभार मिलने आ सकते हो। तभी जी के पैर वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जी शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, मेरे साथ इसी घर में रहो। शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगी। तभी उनकी बातों को सुई भी सुन लेता है। इसके बाद शाओ से कहती है कि मैं ये बात तुमसे नहीं छुपाना चाहती थी, मैं सच में तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले रही हूँ और वो लगेज भी मेरा था, मैं इस फैमिली को छोड़कर जाना चाहती हूँ। शुई कहता है कि आपको मुझे डैड के पास छोड़ना चाहिए था, ताकि उन्हें एहसास हो कि एक बच्चे को बड़ा करने में कितनी मुश्किल होती है। शाओ कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बचपन अच्छा और प्यार से भरा हो। जब तक मुझे जॉब और घर नहीं मिल जाते तुम यही रुको, बाद में मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इसके बाद शाओ जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे कोई भी जॉब क्यों नहीं ढूंढने दे रहे। उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तो सबसे बस ये कहा है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, और रही बात जॉब ना मिलने की तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगी। तब शाह उसका फोन काट देती है और वो अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आ जाती है और उनसे कहती है कि मैंने जी को डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया है, अब मेरे पास सिर्फ आप और सुई बचे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके 5 लाख भरने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर वो कहती है पर मैं 5 लाख रुपए लाऊंगी कहाँ से, मेरे डैड ने बची कुछ सारी चीजें तो ले ली हैं। तभी उसे अपने हाथ में वेडिंग रिंग दिखाई देती है और वो उस रिंग को बेचने के लिए शॉप पर आ जाती है। तभी सारी शॉप उसकी रिंग को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। शाह उनसे कहती है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वो लेडी कहती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है, इस शहर में इस रिंग को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मिस्टर हाउ को ऑफेंड नहीं करना चाहता। तभी शाह के पास एक कॉल आता है। वो कहते हैं कि हमारे बॉस को आपकी डायमंड रिंग बहुत पसंद आई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शाह उस बॉस से मिलने आ जाती है जिसका नाम जैंग रहता है। वो शाह से कहता है कि मैं तुम्हें इस रिंग के लिए 2000 रुपए दूंगा। शाह कहती है कि तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो और वो उस रिंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। शाह कहती है कि ये सब क्या है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तब गार्ड
उसका फोन ले लेते हैं। जैंग उससे कहता है कि फाइनली तुम मेरे हाथों में आ गई, अब तुम्हें अपने डैड का कर्ज चुकाना होगा। शाओ कहती है कि मैंने अपने डैड से बहुत पहले ही अपना रिश्ता तोड़ दिया था, तुम्हें पैसे चाहिए तो जाके उनसे मांगो। तब जैंग अपने गार्ड से कहता है कि इसकी आंखों पर पट्टी बांधो और इसे रूम में लॉक कर दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। इसके बाद जी जैंग के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ नहीं जानती कि ये दुनिया कितनी डेंजरस है, यहाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैंग कहता है कि उसे जाना भी मत डराओ। जी उससे कहता है कि तुमने उसे किस हाथ से टच किया था। जैंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। जी कहता है कि ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जी रूम में आकर शाओ को किस करने लगता है। तभी शाओ रोने लगती है। जी उससे कहता है कि तुम ठीक हो, मुझे छोड़ने के बाद क्या तुम इसी तरह से सरवाइव करोगी। शाओ कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मेरे काम में डिले मत करो। जी को गुस्सा आ जाता है और वो उस रूम में जैंग को भी बुला लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी मर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसे जान से मत मारना, ये एक बिगड़े बिल्ली है जो लोगों को काटना पसंद करती है। शाओ कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। जैंग जी से कहता है कि अब बस भी करो, अगर तुम्हारे बेटे को पता चलेगा तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। शाओ कहती है तो तुम दोनों मिलकर मुझसे मजाक कर रहे थे। जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम कितनी बेवकूफ हो, पर ये साबित हो गया है कि वाकई में तुम बहुत बेवकूफ हो। शाओ कहती है कि अगर तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करती। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैंग जी से कहता है कि शाओ के फादर जेल से बाहर आ गए हैं, शायद वो मुसीबत में पड़ सकती है। जी कहता है कि उसे मुसीबत में पड़ने दो ताकि वो मेरे पास हेल्प मांगने आए। जैंग कहता है कि तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे ना, फिर तुम्हें क्या हो गया है। जी कहता है क्योंकि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, उसे पता चलना चाहिए कि मेरी मौजूदगी के बिना बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। जैंग कहता है पर वो तुमसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। जी कहता है क्योंकि वो रैन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रैन ही वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी, तब मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। जैंग कहता है कि तुम उसे कुछ पैसे क्यों नहीं दे देते, प्रॉमिस निभाने की क्या जरूरत है। जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, प्रॉमिस ऐसी चीज होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। प्रजों में दिखाते हैं कि जी अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे फ्रेंड को हर्ट नहीं करेंगे, फिर आपने उसे क्यों मारा। उसके डैड कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहते थे, तुम हाउ फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, ऐसे लो क्लास लोगों से फ्रेंडशिप करने का क्या मतलब है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे गंदे लोगों से दूर रहो। जी कहता है पर आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था। उसके डैड कहते हैं कि प्रॉमिस तोड़ने के लिए होते हैं, कोई भी ऐसी बातों को फॉलो नहीं करता। इसके बाद जी गार्ड से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, पहले तुम मेरे लिए मेरा फेवरेट टॉय लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में चलूंगा। तभी गार्ड उसका टॉय लेने वहाँ से चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जी भी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो जंगल में फीवर होने की वजह से वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। जी उससे कहता है कि मुझे तेज फीवर है। तब वो लड़की उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगती है। तभी एक लकड़ी से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो जी को लेकर गिर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को हेल्प करने के लिए बुलाती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है। वो लड़की गार्ड से कहती है कि तुम इस लड़के को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर हमें दिखाते हैं कि रैन उसे अपने पैरों पर चोट का निशान दिखाती है और कहती है कि मैं ही वो इंसान थी जिसने तुम्हें बचाया था। जी कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हें सपोर्ट करूंगा। प्रेजेंट में जी कहता है कि अगर मैंने भी अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो मुझ में और मेरे पेरेंट में आखिर क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद शाओ जी के भाई को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरा और जी का जल्दी डिवोर्स होने वाला है, मेरी मॉम को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी वेडिंग रिंग को बेचना चाहती हूँ। चैन कहता है कि इस शहर में हर कोई जानता है कि हम दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, क्या तुम श्योर हो कि तुम उस रिंग को मुझे बेचना चाहती हो। शाओ कहती है कि इस समय मेरी मॉम की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये रिंग बेचनी होगी। रैन चैन से कहती है क्या तुम सच में वो रिंग खरीदना चाहते हो। चैन कहता है कि मैं जी के खिलाफ जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा, कल मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा, तुम्हें उसे पूरा करना है। दूसरा जैंग जी को बताता है कि शाओ ने तुम्हारे बड़े भाई से रिंग बेचने के लिए कांटेक्ट किया है, क्या होगा अगर वो तुम्हारे बड़े भाई के साथ मिल गई तो। जी कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो रिंग किसी के भी हाथों में नहीं जाएगी।
इसके बाद शाओ मिस्टर सैन के पास रिंग बेचने आ जाती है। मिस्टर सैन कहते हैं कि मैं इस रिंग के लिए तुम्हें 6 लाख रुपए दे सकता हूँ। शाओ कहती है कि ये पैसा तो बहुत ही कम है, मुझे तो इस रिंग के लिए 1 मिलियन चाहिए। अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वह रैन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा पाओगी। शाओ कहती है कि ओ तो ये तुम्हारे ही लोग हैं। रैन कहती है कि ये सब मेरे लोग नहीं हैं, बल्कि जी ने मुझसे तुम्हारी रिंग को खरीदने के लिए कहा है। उसने मुझसे कहा है कि वो इस रिंग को मेरे लिए दोबारा खरीदना चाहता है। शाओ से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम वो मिस्ट्रेस हो जिसने लोगों के घरों को तोड़ दिया। मैं इस रिंग को तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। तब रैन अपने कार्ड से कहती है कि इसे पकड़ लो और वो उस रिंग को उसके हाथ से छीनने लगती है। तभी वहाँ ज़ैंग भी आ जाता है। रैन उसे देखकर कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, अगर ये रिंग इसने तुम्हारे बड़े भाई को बेच दी तो पूरा शहर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। जी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगी। शाओ कहती है कि नाटक करना बंद करो, तुम दोनों ने मुझ पर चाल चलने के लिए टीम बनाई है। ज़ैंग कहता है कि इस मैटर से जी का कोई लेना देना नहीं है। शाओ जी से कहती है कि तुमने इस शहर में ऑर्डर दिया है कि कोई भी मुझसे रिंग ना खरीदे ताकि मैं तुमसे बैक करूं। जी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब शाओ से थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। जी कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा, तुम मेरे अगेंस्ट क्यों जा रही हो। तुम्हारी मॉम के सर्जरी के पैसे मैं तुम्हें दूंगा, वो रिंग तुम मुझे दे दो। शाओ उस रिंग को उसे दे देती है और उससे पैसे मांगती है। तभी वह रैन निकलकर उसके हाथ में कार्ड रख देती है। इसके बाद शाओ के फादर उसे किडनैप कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम जी से डिवोर्स लेने वाली हो, तो उसने तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। मैं तुमसे सब कुछ नहीं मांगूंगा, बस तुम उसमें से मुझे 70% दे दो। शाओ कहती है कि उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा यूज करके पैसे कमाऊंगा। शाओ कहती है कि आप मेरे फादर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके फादर कहते हैं कि कौन तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है, मैंने तुम्हारे डैड के लिए तुम्हें इतने सालों तक पाला है, अब समय आ गया है कि तुम उसका कर्ज चुकाओ। और वो वहाँ कई सारे आदमियों को बुला लेते हैं। तभी वह जी शाओ को बचाने आ जाता है और अपने गार्ड से शाओ के फादर को सबक सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें शाओ के फ्रेंड को दिखाते हैं जिसका नाम यांची रहता है। वो उससे कहता है कि मैंने सुना है अभी तुम जॉब ढूंढ रही हो, पर तुम घबराओ मत, अब तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, जॉब मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ गार्ड फ्लावर लेकर आ जाता है। शाओ यांची से कहती है क्या ये सब तुमने किया है। यांची कहता है कि मैं प्लान से उतरने के बाद डायरेक्ट तुमसे मिलने आ गया, मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, वैसे भी तुम्हारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं ये सब क्यों करूँगा और मैं कभी इतनी घटिया रिंग नहीं खरीदूंगा। शाओ गार्ड से कहती है क्या जी ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा है, बताओ वो कहाँ पर है। इसके बाद चैन डांसिंग जॉब के लिए शाओ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे एक फ्रेंड की बेटी को डांस सिखाना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ। शाओ सोचती है कि 4 सालों के बाद ये मुझसे मुलाकात कर रहा है, इसका मुझसे मिलने का पर्पस कोई सिंपल नहीं हो सकता। चैन कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें जॉब हमारी हाफ फैमिली के लिए ऑफर कर रहा हूँ। शाओ कहती है कि ठीक है मैं जॉब करूँगी, पर मुझे अभी इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शाओ अपने बेटे को लेकर अपने नए घर में आ जाती है। जी शाओ से कहता है तो तुम शुई को यहाँ रखना चाहती हो, उसका ड्रेसिंग रूम भी इस पूरे घर से बड़ा है। शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ शुई को छोड़ने के लिए कहा है, ना कि मुझ पर उंगली उठाने के लिए। फिर शाओ बर्तन धोने लगती है। जी उससे कहता है कि तुम्हें इन हाथों से पियानो बजाना चाहिए था और बर्तन धोने की जगह तुम्हारे हाथों में पेन ब्रश होना चाहिए था। शाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रैन का ख्याल रखो। जी कहता है कि तुम्हें मेरे भाई की दी हुई जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना डेंजरस है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। शाओ कहती है कि अगर तुमने मुझे रिंग बेचने से नहीं रोका होता और मुझे जॉब ढूंढने दी होती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, वैसे भी बहुत देरी हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से घर चले जाना चाहिए। इसके बाद रैन शॉपिंग मॉल में आकर शॉपिंग करने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर यीन उसके पास आकर बैठ जाते हैं। रैन उनसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कभी नहीं मिलेंगे। डॉक्टर यीन कहते हैं कि कल मुझे किसी ने 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। रैन कहती है कि वो कौन है। डॉक्टर यीन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। रैन कहती है तो तुम क्या चाहते हो। डॉक्टर यीन कहते हैं कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। रैन कहती है कि आखिर 10 मिलियन मैं कहाँ से लाऊंगी। डॉक्टर यीन कहते हैं तो ठीक है, फिर मैं उस आदमी को सब कुछ सच बता दूंगा। रैन कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। दूसरा यांची शाओ को बताता है कि हमें पता चला है कि रैन किसी निशान हटवाने
करवाने वाले डॉक्टर को ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें उसके किसी सीक्रेट के बारे में पता है? शाओ कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यांची कहता है तो ठीक है, मैं उस डॉक्टर से खुद मिलने जाऊंगा और रैन को एक्सपोज कर दूंगा। इसके बाद डॉक्टर यीन रैन से मिलने आ जाते हैं और उससे अपने पैसे मांगते हैं। तभी रैन उन्हें एक खाली बक्सा पकड़ा देती है। जैसे ही डॉक्टर यीन उस बक्स को खोलते हैं तब रैन पीछे से उन्हें चाकू मार देती है। दूसरी तरफ झांग जी को बताता है कि सुबह रैन एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर से मिलने गई थी। उसके 1 घंटे बाद ही उन्होंने जंगल में सुसाइड कर लिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है, वरना यांची भी एक प्लास्टिक सर्जन में क्यों इंटरेस्ट लेता। जी उससे कहता है कि तुम यांची पर नजर रखो, वो रैन को हर्ट ना कर पाए। जैंग कहता है क्या तुम्हें रैन पर कोई डाउट नहीं हो रहा? जी कहता है कि वो मेरी सेवियर है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो या ना करवाई हो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जी घर आ जाता है और रैन से कहता है कि तुम जंगल में डॉक्टर यीन से मिलने क्यों गई थी? रैन कहती है कि मेरे उनके साथ एक अपॉइंटमेंट थी पर मैं लेट हो गई, उनके सुसाइड का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जी कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि उन्होंने सुसाइड किया है? रैन कहती है कि मैंने तो बस गेस किया, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, तुम सीक्रेटली मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, क्या तुम इसी तरह से अपना प्रॉमिस निभाओगे? जी कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा पर मैं गलत कामों में तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके बाद रैन शाओ से मिलने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम जी से कहो कि मुझे 50 मिलियन दे दे, फिर मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। शाओ कहती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या जी को पता चल गया है कि तुमने उसके सेवियर होने का नाटक किया था? मैंने सुना है कि डॉक्टर यीन को जल्दी होश आने वाला है, फिर तुम्हारा सच भी सबके सामने आ जाएगा। रैन कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि जी का सेवियर कौन है? अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उसका सेवियर कौन है। उस इंसान के प्रेजेंट तुम्हें जी से डिवोर्स दिला सकती है। जी अपने सेवियर के लिए किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। शाओ कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। रैन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। इसके बाद डॉक्टर यीन को होश आ जाता है। वो यांची से कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यांची कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब बताओ। डॉक्टर यीन कहते हैं कि रैन मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि उसने मुझसे अपनी बॉडी पर एक फेक स्कार बनाने के लिए कहा था। उसने मुझे एक फोटो दिखाई थी और कहा था कि मैं ऐसा ही सेम स्कार उसके पैर पर बनाऊं। ऐसा करने के लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे ऑफर किए थे, इसलिए मैं उससे अग्री हो गया। यांची कहता है तो इस बात का कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड क्यों नहीं है? डॉक्टर यीन कहते हैं क्योंकि ये सब प्राइवेटली किया गया था, इसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। यांची कहता है कि उसका स्कार कैसा था, मुझे उसकी फोटो दिखाओ। तब डॉक्टर यीन उसे स्कार की फोटो दिखाते हैं। इसके बाद यांची उस फोटो को लेकर शाओ के पास आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने ऐसा स्कार रैन की थाई पर बनाया था। शाओ उस स्कार को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा स्कार तो बचपन में मेरे पैर में था, पर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे वो अगली लगने लगा और मैंने डॉक्टर से कहकर उसे हटवा दिया। अब पता चला कि रैन ने मेरी जगह लेकर जी का सेवियर होने का नाटक किया है। यांची कहता है क्या तुम रैन से मिलने जाओगी? शाओ कहती है कि हाँ, मैं उससे मिलने जाऊंगी। इसके बाद शाओ रैन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि जी का सेवियर मैं ही हूँ। डॉक्टर यीन को होश आ गया है, उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। रैन कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा स्कार जी से रिलेटेड था? तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुमने किसे बचाया था, तो क्या तुम उस इंसान को भी नहीं जानना चाहती जिसने मुझे जी का पीछा करने के लिए कहा था? शाओ कहती है कि मुझे पता है कि वो जी के बड़े भाई हैं। रैन कहती है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता है और वो चाकू निकाल लेती है और कहती है कि अब जी मुझे नहीं छोड़ेगा, अब मैं अपने साथ तुम्हें भी ले चलूंगी। तभी वहाँ जी आ जाता है। रैन शाओ से कहती है कि बचपन से ही तुम्हें लाड प्यार से पाला गया है, तुम्हें खाने पीने की कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ी, पर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका बचपन से ही तिरस्कार किया गया। मैं सिर्फ एक बेहतर लाइफ जीना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? शाओ कहती है कि धोखे से मिली हुई चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती। रैन कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम मुझसे बेचारा बेईमान होती। जी शाओ से कहता है कि रैन मेरी सेवियर नहीं है, अब मुझे उससे प्रॉमिस निभाने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ कहती है कि हमारा रिश्ता ऑलरेडी डैमेज हो गया है, हम दोनों के लिए शांति से अलग हो जाना ही बेहतर है। जी कहता है कि मैंने तुमसे कभी डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शाओ कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा सेवियर कौन है, वो मैं थी जिसने तुम्हें उस जंगल से बचाया था, और रही बात उस स्कार की तो मैंने उसे रिमूव करवा दिया था, चाहे तो तुम मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अब मैं उस काइंडनेस के बदले तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रैन उस पर अटैक करती है, पर जी बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। तभी उस रूम में झैंग भी आ जाता है। शाओ झैंग से कहती है कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद
शाओ हॉस्पिटल में होश आने के बाद जैंग जी को बताता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने ही रैन को बताया था कि तुम्हें किसने बचाया था और उन्होंने ही रैन को तुम्हारे पास भेजा था। जी कहता है कि शाओ डांस सिखाने के लिए मेरे बड़े भाई के पास गई होगी, मुझे उसे प्रोटेक्ट करने जाना होगा। दोस्तों शाओ चैन से मिलने आ जाती है। चैन कहता है कि आज तो तुम्हारी कोई डांसिंग क्लास भी नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ने आई हूँ, रैन को आपने अरेंज करवाया था। चैन कहता है लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो तुम्हें जी का असली चेहरा दिखाना चाहता था। शाओ कहती है कि मुझे आपके और आपके भाई के झगड़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको उससे बदला लेना है तो आप डायरेक्ट उसे कांटेक्ट करें। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वह जिया आकर अपने बड़े भाई को पंच मारता है, जिससे उसकी लगी हुई चोट पर दर्द होने लगता है। तभी जैंग उसे बताता है कि हमें हॉस्पिटल से कॉल आया है कि शाओ की मॉम को होश आ गया है। जी हॉस्पिटल में आ जाता है। तब शाओ की मॉम उससे कहती है क्या तुम्हारा किसी और वुमेन से कोई रिलेशन है। जब मैं बेहोश थी तब मैंने शाओ की हर बात सुनी थी, मुझे पता है कि तुमने दूसरी वुमेन के लिए मेरी बेटी को हर्ट किया है। जी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, शाओ मुझसे डिवोर्स देना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ ट्रिकलेस चीजों का यूज किया। शाओ की मॉम कहती है कि अब तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। जी कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए, मैं शाओ और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। शाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही क्लियर कर दिया था, मैं होप करती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे और टाइम पर डिवोर्स देने आ जाओगे। शाओ की मॉम जी से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अपनी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद शाओ की मॉम उसे बताती है कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर एक गलत आदमी की वजह से मैं यहाँ आ गई। शाओ कहती है कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, उसने मुझसे कहा था कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कोई और है। उसकी मॉम कहती है कि उस आदमी के बारे में बात मत करो। शाओ कहती है कि ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं चाहती हैं तो मैं भी उन्हें नहीं चाहती, अब से हम तीनों की फैमिली ही काफी है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे शुई को देखे बिना कितना टाइम हो गया है। शाओ कहती है कि अब वो बहुत बड़ा हो गया है और वो भी आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद जैंग शाओ से कहता है कि जी प्रॉमिस को लेकर बहुत ही जुनूनी है, बचपन में उसके पेरेंट ने उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था। उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो उसके दोस्त से दूर रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं करेंगे, पर उसके डैड ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया। शाओ कहती है तो इसलिए अपने प्रॉमिस पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसके डैड ने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं किया। जैंग कहता है कि उसके डैड कहते हैं कि प्रॉमिस तोड़ने के लिए होते हैं, कोई भी अपने प्रॉमिस को नहीं निभाता। इसलिए जब रैन ने उसकी जान बचाने के लिए उसे सपोर्ट करने को कहा तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर एक बार वो मना कर देता तो इससे साबित हो जाता कि उसके डैड ने जो बात कही थी वो सही है। शाओ कहती है पर उसने मुझे एक पिंजरे में कैद करके रखा है, ये कोई मैरिड लाइफ नहीं होती है, बल्कि एक बंदी रिलेशनशिप होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसी फैमिली में बड़ा हो, फ्यूचर में कभी कोई उसका सेवियर बनकर आ गया तो मैं फिर से उसके लिए अनइम्पोर्टेंट बन जाऊंगी। तुमने मुझे जो बात बताई है उसके लिए मैं तुम्हारा थैंक यू कहती हूँ, पर मैं जी से डिवोर्स लेकर रहूंगी। इसके बाद शाओ और जी का डिवोर्स हो जाता है। जी शाओ से कहता है कि हम दोबारा फ्यूचर में कभी मिल पाएंगे। शाओ कहती है कि तुम शुई के फादर हो, मैं तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं अकेले तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।